नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के अधिकारी का बड़ा खुलासा, बोले भारत के पास पूरी गहराई में हमला करने की ताकत, पाकिस्तानी सेना अपना हेडक्वार्टर कहीं भी ले जाए, पाकिस्तान हमारी रेंज में। भारत पाकिस्तान विवाद पर सियासी घमासान जारी, बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ा पोस्टर वार, मुनीर के साथ मिलाया राहुल का चेहरा तो भड़क उठे पवन खेड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान होगा बेनकाब, सांसदों का डेलीगेशन 22 मई से शुरू करेगा यात्रा, विदेश सचिव मिस्त्री ने की ब्रीफिंग, अभिषेक बनर्जी भी हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर सुनवाई, कपिल सिब्बल को सीजीआई की 2 टोक, जब तक मजबूत केस नहीं तब तक दखल नहीं। भारत के पड़ोस में बड़ी हलचल, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बुलाए इमरजेंसी मीटिंग, हो सकता है कुछ बड़ा, यूनुस की बढ़ सकती है टेंशन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना मारे गए, करीब 30 से ज्यादा पाकिस्तानी पोस्ट को भारतीय सेना ने उड़ाया। जब भारतीय सेना ने गोले दागे तो पाक सेना बॉर्डर पोस्ट से भाग खड़े हुए। इंडियन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान सेना का मनोबल टूट गया है, भारत के पास इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने कहा कि भारत के पास पाकिस्तान की पूरी गहराई में टारगेट पर हमला करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भले ही वे पाकिस्तानी सेना अपना हेडक्वार्टर रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा की क्यों न ले जाए, उन्हें सुरक्षा का भाव तब भी नहीं आएगा। पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है, उन्हें एक गहरा डीप होल तलाशना होगा। अब क्या करेगा पाकिस्तान? देखिए, आज बहुत सारे खुलासे हुए और सबूत के साथ भारतीय सेना ने अलग अलग मीडिया हाउसेस को उस ठिकाने पे लेकर के गए जहां से हमने पाकिस्तान के पोस्ट को मटिया मेट कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, और उसकी वीडियोस को भी जारी किया गया। अब जो जानकारी आ रही है कि अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर जहां ये लोग दमखम के साथ आए थे, वहां से इनको भागना पड़ा। मैं देख रहा था कुछ आर्मी अधिकारी जो बॉर्डर पर तैनात थे, उन्होंने कहा कि अंदर 40 किलोमीटर अंदर तक हमने गोलीबारी की है, जान बचा करके ये कायर सेना भागी। लेकिन एक बड़ा सवाल पाकिस्तान के लिए उठ ही रहा है कि अचानक से इन्होंने कहा कि हम रावलपिंडी से अपने हेडक्वार्टर को बदल के हम मरलेगा हिल्स लेकर के जा रहे हैं, जो इस्लामाबाद के नॉर्थ में है। अब बताया ये जा रहा है कि इतना डर गया है पाकिस्तान कि अपने आर्मी हेडक्वार्टर को 10 किलोमीटर अंदर सुरंग के अंदर बना रहा है। तो यही बात हिंदुस्तान की सेना कह रही है कि कहीं भी चूहा किसी भी बिल में घुस जाए, हमारे पास उसको भी तोड़ने, उसको भी भेदने की ताकत है, इसलिए बचने की कोई अब उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इसी तरीके से अगले 15 दिनों तक भारतीय सेना एक्सपोज करते रहेगी। जी, पाकिस्तान को तो भारत ने हरा दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी सबूत मांग रहा है। आज बीजेपी ने राहुल गांधी का जवाब दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या राहुल गांधी का अगला टारगेट निशाने पाकिस्तान है? मालवीय का जवाब देने पवन खेड़ा मैदान में उतरे और इतिहास के पन्ने पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि अमित मालवीय औकात में रहे, मुखबिरी की आदत इनकी ही है। देश में सिर्फ एक व्यक्ति को निशाने पाकिस्तान मिला है, वो है मोरारजी देसाई। 1990 में तब बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। क्या बीजेपी ने इसका विरोध किया? मोरारजी देसाई ने मुखबिरी करके भारतीय एजेंसियों की जानकारी जियाउल हक को दी थी। इसके एवज में हमारे रॉ को भारी नुकसान हुआ था। इतिहास के पन्ने पलटकर आखिर कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है? इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है कि कांग्रेस पार्टी भी बैकफुट पे है। कांग्रेस पार्टी भी बैकफुट पे है। सवाल क्या हो रहा है? सवाल यह हो रहा है कि लगातार 2 दिनों से राहुल गांधी आर्मी के पराक्रम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। ये पूछ रहे थे कि भाई कितना हमारा जेट, कितना राफेल
इस लड़ाई के दौरान नष्ट हुआ, बर्बाद हुआ, पाकिस्तान ने कितने हमारे राफेल को गिरा दिए। अब इस सवाल का जवाब तो आर्मी दे चुकी। फिर यह सवाल उठाने का मतलब क्या है? आप इस तरह का सवाल उठाते हो तो वहां पाकिस्तान में हेडलाइन में चलते हो हर जगह। पवन खेरा का कल का बयान वो सारे टीवी चैनल पे चल रहा है कि मोदी ने सिंदूर के साथ सौदा कर लिया। पवन खेड़ा अकेले व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी के कुतर्क को डिफेंड करने के लिए मैदान में है। शायद इस बार उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। पिछली बार इतनी कोशिश की, इतनी अनर्गल चीजें की, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा तो उन्होंने ट्वीट किया था कि मेहनत में कुछ कमी रह गई, सेवा में कुछ कमी रह गई। इस बार लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। अब आप आगे मैदान में कि भाई किसने क्या किया नहीं किया, प्लीज डोंट गो इनटू दैट लेन। और अगर कांग्रेस पार्टी की मुखबिरी की कहानी अगर हम लोग सुनाने लग जाए, देश को बताने लग जाए, तो 2-3 महीना बस इसी पे ही हर टीवी चैनल और मीडिया पे कांग्रेस की गद्दारी की कहानी चलती रहेगी। आप एक ऐसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी से गलती हुई है, उसको मान लेना चाहिए। अब ये सारी मेहनतें किस लिए हो रही है? ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है। लेकिन पवन खेरा को एक जानकारी होनी चाहिए कि एक बार फिर से उनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि अभी जो वहाँ पाकिस्तान में चल रहा है, उर्दू जुबान कुछ ऐसी है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। इनको पवन खेड़ा नहीं बोल रहे हैं लोग, पाकिस्तान के एंकर्स बुला रहे हैं पवन खीर, तो खेड़ा से ये खीर बन गए हैं। अब कब ये दही बन जाएंगे पता नहीं, लेकिन दिस इज अ रॉन्ग वे टू अप्रोच। आर्मी ने कह दिया कि भाई कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये बात मान लेनी चाहिए। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बचपना है। जी, कांग्रेस की परेशानी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है। विदेश जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर विवाद जारी है। 22 मई से इंडियन डेलीगेशन विदेश जाएगा। यात्रा का ये दौर 5 जून तक चलेगा। सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न पार्टियों के सांसद शामिल हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आतंकवादी सोच को एक्सपोज करने का काम करेंगे। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा पर जाने वाले 7 में से 3 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफ किया है। इस दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में शामिल रहे। 22 मई से यात्रा शुरू हो रही, क्या इससे भी परेशान है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को हर चीज से परेशानी है। ये ब्रीफिंग क्यों हो रही है, क्यों बताया जा रहा है, हमारे लिस्ट से नाम क्यों नहीं दिया गया, ये सारी दिक्कतें हैं। और जब से ये लिस्ट का मामला आया है तब से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव है। एक तो आज अभिषेक बनर्जी आ गए, उनको पसंद नहीं आया कि यूनुस पठान को जो है वो नाम में डाल दिया गया था। मे भी वो गुजराती हैं, आउटसाइडर हैं, इसलिए जब आप टिकट देते हो किसी व्यक्ति को, गुजरात के व्यक्ति को चुनाव जितवाने के लिए, तब ये सारी कंसिडरेशंस नहीं होती है। तो खैर, अच्छी तरीके से तैयारी की जा रही है। तैयारी क्या हो रहा है, क्या ब्रीफिंग दी जा रही है, क्योंकि ये लोग जाएंगे, अलग अलग लोगों से भी बातचीत करेंगे, मीडिया के सामने भी उनको जाना पड़ेगा, मीडिया भी इनसे सवाल करेंगी और इनका हर जगह इंटरव्यूज मीडिया, सोशल मीडिया पे हर जगह होगा। तो क्या बातचीत करनी है, क्या बोलना है, कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज करना है और कौन कौन सा हमारा पॉइंट है, कहाँ कहाँ हमें इस पॉइंट से आगे बहकना नहीं है, ये सारी चीज की जो ब्रीफिंग है वो विदेश मंत्रालय दे रही है। अच्छी तैयारी है और टीम भी बहुत जबरदस्त है। हर टीम के अंदर एक एम्बेसडर है, एक डिप्लोमेट है, साथ ही साथ बोलने वाले तेज तर्रार सांसदों को उसमें चुना गया है। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये जो 7 टीम जो अलग अलग इलाकों में जा रही है, तो 1 सप्ताह 2 तारीख तक आप ये समझिए कि पूरा पटाखेबाजी चलेगी और पाकिस्तान हर इलाके में, दुनिया के कोने कोने में उसकी बेइज्जती होनी तय है,
क्योंकि हिंदुस्तान न सिर्फ एक जस्ट वॉर को लड़ रहा था, बल्कि मॉरली भी हम लोग बहुत ही अपर हैंड में हैं। जी, अब बात करते हैं वक्फ की। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के बेंच ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिससे मुस्लिम पक्ष के वकीलों के पसीने छूट गए। आज दिन भर बहस हुई, लेकिन सारा समय सिब्बल और सिंघवी दलीलें देते रहे। कल फिर सुनवाई होगी। अब सरकार की तरफ से दलीलें दी जाएंगी। सुनवाई के दौरान सिब्बल की दलीलों पर चीफ जस्टिस ने कई सवाल उठाए, जिसका जवाब नहीं मिल सका। इस दौरान चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि सिब्बल साहब काफी दबाव में हैं। कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक मुस्लिम पक्ष मजबूत दलील नहीं देगा, तब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा। सर, आज क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, आज ऐसा लग रहा है कि जिन 3 मामलों को लेकर के जो पिछली बार जो जस्टिस खन्ना के कोर्ट में जो चीजें तय हुई थी, उसके ऊपर सुनवाई थी। तो जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ये लोग उन पॉइंट से अलग जाने लग गए। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता साहब ने अपनी बात को रखा कि भाई लेट्स फोकस ऑन दीज 3 इशूज जो कंटेंसेस है। तो वो कपिल सिब्बल और सिंघवी साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात है और हमें सब चीज के ऊपर बातचीत करनी है। तो समय दिया गया था 2-2 घंटे कि 2 घंटे आप लोग बोलो, 2 घंटे सरकार की तरफ से, और उसके बाद कोई इंटरिम ऑर्डर की व्यवस्था होगी तो हम करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि कब मुस्लिम पक्ष को कहा कि आपको केस बहुत ही सॉलिड बनाना पड़ेगा, और अगर आप सॉलिड केस नहीं बनाओगे तो ये कोर्ट से आप ये उम्मीद मत रखो कि सरकार के द्वारा पार्लियामेंट के जरिए बाकायदा पूरे अच्छे तरीके से कानून पास किया गया है, उसके खिलाफ हम कुछ बात कहें। इसलिए आपके पास बहुत ही सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए। लेकिन वो तो आगे 1 घंटे के अंदर ही सारी दलीलों की हवा निकल गई। बात घूम के वहीं पे आ गया कि भाई, आप कोई वक्फ की जमीन है, क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है? मेन मुद्दा अब यहीं पे आ गया है कि रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, या अपने मन से आप कह दोगे कि भाई ये वक्फ की जमीन है, और रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका पूरा प्रोसेस होगा। भाई किसने उसको वक्फ किया, किसकी जमीन थी, कब दिया, कैसे दिया, ये सारी बातें तो होगी। अब इसके जवाब में कपिल सिब्बल और सिंघवी दोनों ही फंस गए। अब मामला तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि इनके पास कोई दलील है नहीं। तो कल फिर सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से जो चीजें इनकी तरफ से कही गई है, उसका जो है जवाब सरकार अपने हिसाब से देगी। और वहां पे और भी विष्णु जैन जैसे लोग हैं जो इन लोगों का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से भी पॉइंट्स आएंगे। तो इंटरेस्टिंग बात तो है, लेकिन जो इंडिकेशंस मिल रहा है वो यही कि मुस्लिम पक्ष को कोई फायदा इससे होने नहीं जा रहा। जी, आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की, जहां आर्मी चीफ और डॉक्टर यूनुस में जंग शुरू हो गई है। ढाका में काफी हलचल है। सेना के अंदर काफी नाराजगी भी है, क्योंकि सरकार अमेरिका के साथ एक ऐसा डील कर रही है जिससे बांग्लादेश पर खतरा आ जाएगा। इस बीच सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने बांग्लादेशी के वरिष्ठ अधिकारियों को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इससे पहले कल ही हाई लेवल कूटनीतिक मीटिंग हुई थी। बांग्लादेश में 3 अमेरिकी राजनयिकों ने चार्ज डी अफेयर्स ट्रेसी एन जैकबसन के नेतृत्व में जनरल जमान से मुलाकात की थी। फिलहाल सवाल यही उठ रहा है कि क्या पड़ोसी मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है? टेंशन की खबर तो पहले से ही आती रही, लेकिन जिस तरीके से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है? देखिए, इस यूनुस ने बांग्लादेश को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया है अपनी सत्ता, अपनी लालच की वजह से, कि बांग्लादेश पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। यह अनइलेक्टेड आदमी है, इसके पास कोई संवैधानिक ताकत नहीं है, लेकिन ये सत्ता एक बार पकड़ लिया है तो ये उसे छोड़ना नहीं चाहता। जनता का समर्थन नहीं है तो इसने क्या किया, ये चीन का समर्थन, पाकिस्तान और अमेरिका का समर्थन लेकर के वो किसी तरीके से सत्ता पे काबिज बने रहना चाहता है। अब एक डील किया इन लोगों ने। बांग्लादेश में शेख हसीना ने क्या कहा कि क्यों उसको हटाया गया। ये अमेरिका बांग्लादेश के जो सदर्न इलाका है, जो चटगांव कॉक्स बाजार का जो इलाका है, वहां से एक कॉरिडोर बनाना चाह रही है। कहां के लिए? म्यांमार के लिए।
तो सेंट मार्टिन आइलैंड पे वो एयरबेस बनाना चाह रही है, नेवल बेस बनाना चाह रही है। शेख हसीना ने मना कर दिया तो उसको किसी तरीके से कू करा करके, लोगों को पैसे दे करके उसको हटवा दिया। अब ये मामला यहां पे आ गया है कि ये यूनुस जो है इसने कह दिया कि हाँ आप कर सकते हो, तो अमेरिका वहां एक कॉरिडोर बना रहा है। अब आर्मी वाले ये कह रहे हैं कि अमेरिका एक बार घुस गया, उसको आपने एयर बेसेस दे दिए, आपने नेवल बेस बनाने दे दिया, वहां के आर्मी को कॉरिडोर का पूरा निगरानी करने दे दिया। अमेरिका एक बार घुस जाएगा तो फिर वो निकलेगा नहीं, तुम्हारे पास फिर हैसियत नहीं होगी उसको निकालने की। ये आदमी सारा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि किसी तरीके से हम बने रहे। तो ये जो मीटिंग हुई, आर्मी चीफ को समझाने के लिए यूएस डिप्लोमेट्स पहुंच गए, तो आज उसने मीटिंग की है। आर्मी नहीं चाह रही कि यहां पे कोई अमेरिकन ट्रिप आए। और इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये जो आर्मी चीफ है वो अभी कुछ दिन पहले वो रूस से होकर के आए हैं, हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, वो शेख हसीना के रिश्तेदार भी लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है उससे तो बिल्कुल साफ है कि ये जो यूनुस और आर्मी चीफ के बीच रिश्ते मधुर नहीं है। और जिस हिसाब से वहां पे आर्मी की तैयारी है, कभी भी वहां तख्ता पलट हो सकता है या फिर अमेरिका की सहायता से आर्मी चीफ को ही सैक किया जा सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटी अभी साफ साफ नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।